जैसी करनी वैसी भरनी बूढ़ी माँ की कहानी। शोभा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से माला ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए शोभा दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर माला ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही शोभा माला के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दें। शोभा का कहना सुनकर माला मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ काम ही नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के शोभा का मन उदास हो गया। फिर शोभा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। माला गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर माला किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर शोभा के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर माला घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे, उसमें गंदी बदबू आ रही थी। शोभा ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिस कर किचन साफ कर दिया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। माला ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह शोभा अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा राजा उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर कर चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। शोभा बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद राजा गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। शोभा चौंक कर बोली, वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? राजा बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर में ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? शोभा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधाएं हैं। उस पर राजा बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि माला के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। शोभा सब समझ गई थी। बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजा ने जो कहा उस पर शोभा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम आरब था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज़ माला और राजा शोभा के साथ कैसा सलूक करते हैं वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे शोभा आरब को अपने बेटे जैसा मानने लगी। आरब भी आते जाते शोभा का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। राजा और माला को शोभा से कुछ लेना देना नहीं था। माला बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। शोभा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है।
फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी शोभा को बहुत रोना आता था। शोभा आरब को अपने मन की बात बताने लगी। उसके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम में करने में असमर्थ हो गए तब राजा को उन्होंने घर खर्च में मदद करने के लिए कहा। यह बातें राजा के मन को लग गई। जब तक पति घर चला रहे थे राजा अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ पापा का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे तो राजा पैसे बचाने के चक्कर में आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया, तब राजा ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। शोभा बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और राजा के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राजा बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। शोभा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप या स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राजा रोने का नाटक करने लगा। माला तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ शोभा को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। शोभा की आंखों में आंसू आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ये लोग रोने का नाटक क्यों कर रहे हैं। मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। शोभा के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राजा ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद माला और राजा का व्यवहार बहुत बदल गया था। शोभा को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उसका किराएदार आरब उसके पास आया और शोभा को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर शोभा की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह शोभा माला और राजा के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। शोभा का कहना सुनकर माला बहुत खुश हो गई। राजा ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में शोभा ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, राजा तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और माला तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और शोभा हंसकर बोली, यह बात सच्ची है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाऊंगी। अब तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजा और माला दोनों ही चौंक गए। राजा और माला एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि शोभा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको शोभा की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर उधर तो सब उल्टा हो गया। शोभा का कहना सुनकर राजा गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तो भूल रहा है बेटा,
अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। शोभा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। राजा घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। तू थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। शोभा ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर शोभा अपने रूम में चली गई। राजा और माला शांत शोभा को जाते हुए देखते ही रह गए। शोभा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। आरब की मदद से वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।